Hello everyone, welcome back to my channel. Let's Love Physics. Today we are going to have a discussion on Newton's third laws of motions. We already have studied about the Newton's first law. Under Newton's first law, we have studied that a body, under Newton's first law, we have studied that a body at rest or in uniform motion continue to be in the rest or uniform motion until and unless a net external force applied on the body. ठीक है, कोई भी वस्तु अपनी रेस्ट की अवस्था में या अपने यूनिफॉर्म मोशंस की अवस्था को बनाए रखेगी जब तक कि उस पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि ए बॉडी कैन नॉट चेंजेस बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस और डायरेक्शंस ऑफ मोशन। मतलब कोई भी वस्तु अपने खुद के इफोर्ट से न तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकती है, न ही अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को बदल सकती है, और न ही अपने मोशंस के डायरेक्शन को बदल सकती है। ठीक है, ये था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। इन तीनों चीजों के होने के लिए उसको क्या होगा, एक नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे अप्लाई होना हाईली इसेंशियल है। ठीक है, सो दिस वाज द न्यूटन फर्स्ट लॉज इंट्रोडक्शंस। नाउ अंडर न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने जाना कि what happens to a body when a net external force is acting on it। मतलब कि कोई बॉडी है और उस पे एक नेट एक्सटर्नल इस फोर्स काम कर रहा है, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो उसमें हम लोगों ने रिलेट किया था कि F external is equal to rate of change in momentum dp by dt। So second law describes what happens to a body when a net external force is acting on it, and particularly it is related to the acceleration of a body. And here now we are going to study the third law, which basically tells about what happens to a body when it exerts a force on another body। जब कोई वस्तु दूसरे बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करता है तो उस वस्तु के साथ क्या होता है, हम न्यूटन्स थर्ड लॉ में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, so let's move on. By the end of this section you will be able to answer स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशंस। आप न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशंस के स्टेटमेंट को बता पाने में सक्षम होंगे। दूसरी बात, आप ये आइडेंटिफाई कर पाने में सक्षम होंगे कि एक्शंस और रिएक्शन फोर्सेस डिफरेंट सिचुएशंस में क्या होते हैं, इसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, और तीसरा था कि यू कैन अप्लाई द न्यूटन थर्ड लॉज टू डिफाइन द सिस्टम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मोशंस। सो इस पूरे डिस्कशंस के अंत तक आपके पास ये तीन इंफॉर्मेशंस अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन। First, we should discuss about the introductions. Under introductions, I can simply say the statement of Newton's third law that whenever a body exerts a force on second body, जब कोई एक वस्तु दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है तो जो पहली वस्तु होती है, the first body experiences a force that is equal in magnitude and opposite in direction to the फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स। ठीक है, कहने का मतलब है, आप समझिए कि अगर आपका ए है, कोई बॉडी है आपका ए और इट एक्सर्ट्स ए फोर्स एफ ऑन बॉडी बी। ठीक है, कोई बॉडी ए जो है अगर एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पे, बॉडी बी पे, तो बॉडी बी साइमल्टेनियसली जो है सो एक्सर्ट करेगा माइनस एफ फोर्स ऑन बॉडी ए। माइनस एफ मतलब अपोजिट टू द फोर्स एफ। और इन वेक्टर इक्वेशंस फॉर्म में अगर आप बताएंगे इस न्यूटन्स थर्ड लॉ को, तो वेक्टर इक्वेशंस फॉर्म कहता है कि फोर्स ठीक है, दैट फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी ए ऑन बॉडी बी इज नेगेटिव ऑफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द बी बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए जो है सो। ठीक है, ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट। अब यहाँ इस एग्जांपल से हमें काफी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा दैट यू कैन सी हियर द पर्सन ए। ठीक है, ए क्या है, तो दिस लेग, ये जो लेग है पर्सन का, हमने इसको अभी एक ऑब्जेक्ट माना, दिस इज ए, और ये क्या कर रहा है, ये एक बी मतलब फुटबॉल को जो है तो वो क्या कर रहा है, किक कर रहा है। तो नेचुरली जब ये फुटबॉल को किक कर रहा है तो इसके मतलब लेग के थ्रू जो है सो
फुटबॉल पे एक फोर्स अप्लाई होगा F बाई A ऑन B। इसका क्या मतलब हुआ? F A ऑन B मतलब क्या? F बाई द लेग ऑन द फुटबॉल, ठीक है, फोर्स बाई लेग, फोर्स बाई लेग, ठीक है, ऑन फुटबॉल। और वो क्या करेगा? इस बॉल को अपने ट्रेजेक्टरी में लॉन्च कर देगा, ठीक है। लेकिन उसी मोमेंट पे क्या होगा कि ये जो बॉल है ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है सो इसके पांव पे एक फोर्स लगाएगी, जो कि इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है अपोजिट डायरेक्शंस में, और F बाई बॉल ऑन A, ठीक है। सो ये चीज जो है मतलब आप इसको कह सकते हो एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ यहां से, इफ ए बॉडी A exert a force F ऑन B, ठीक है, ऑन बॉडी B जैसा आप देख रहे हैं, then the body B exert a force FB on body A that is equal in magnitude and opposite in directions। और इसको बस उसी इक्वेशंस को इक्वेशंस में डिस्क्राइब कर दिया। और शायद रियल लाइफ में हम लोग सभी ने जब फुटबॉल खेला होगा तो वी हैव रियलाइज्ड दैट व्हेन वी किक ए फुटबॉल वी एक्सपीरियंसेस सम फॉर्म ऑफ प्रेशर ऑन माय लेग, एंड एक्चुअली ये जो पुश जो फुटबॉल अप्लाई करता है हमारे पाँव पे जब हम उसको किक करते हैं तो वो एक्चुअली एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ होता है। तो कहने का मतलब आप ये समझ जाएं कि कहीं ना कहीं न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो एक तरह से नेचर के एक सिमिट्री को बताने की कोशिश कर रहा है। नेचर का वो सिमिट्री क्या चीज है कि फोर्स जो है आपका, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ऑलवेज exist in pair। इस बात को अगर आप ऐसे समझ में न आए तो इसको समझिए कि अगर ये बॉडी A, ये जो लेग है, अगर आप चाहते हैं कि आप फुटबॉल को किक भी कर दें और साथ में आपको कोई फोर्स महसूस ना हो तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। मतलब क्या है, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया बॉल पे तो ये तय है कि एक दूसरा फोर्स आपके पांव के अपोजिट डायरेक्शंस में लगेगा ही लगेगा। सो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मतलब आप एक सिंगल फोर्स लगाइएगा और आप ये इमेजिन करिएगा कि दूसरा पेयर एग्जिस्ट ना करे, ये इम्पॉसिबल फैक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कि ये जो आपने देखा कि FAB और ये जो FB है उसको हम लोग एक्शन रिएक्शंस, वी रेफर दिस लॉ लूजली एज एक्शन रिएक्शन। मतलब हम इसको यहाँ पे अगर आप देखें तो वी कैन कॉल दिस एज एक्शन, ठीक है। एक्शन जो हमारा पाँव ने इसको किक किया तो इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे एक्शन, और इसको हम लोग कह सकते हैं रिएक्शन। तो वी कैन कॉल दिस एज एक्शन रिएक्शन। लेकिन बहुत लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्शन रिएक्शंस को लेकर के वो कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसको आगे समझिए ऐसे कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस इज रिएक्शन एंड फोर्स एक्सर्टेड इज एन एक्शन। बट इसमें जो कंफ्यूजन लोगों को आ जाता है कि द टू फोर्सेस इन एन एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये तो समझ जाइए इस चीज को कि जो एक्शन और रिएक्शन जो आप कहते हैं we refer to this laws as action reaction, और ये जो एक्शन रिएक्शन है जो आपको लग रहा है वो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शंस का है, बट इट एक्चुअली occurring on two different bodies, ठीक है। ये दो अलग अलग चीजों पे लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक्शन काम किया फुटबॉल पे, अगर आपने इसको एक्शन माना तो एक्शन फुटबॉल पे काम किया और रिएक्शन आपके लेग पे काम किया। सो इट एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज। अब बात आ जाती है कि इज इट इंप्लाइज एन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब आप कहते हैं एक्शन रिएक्शन तो आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि एक की वजह से दूसरा आया, तो ये चीज नहीं है। ये एक्शंस और रिएक्शंस दोनों साइमल्टेनियसली आते हैं। याद रखिए, इट अपीयर्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये साइमल्टेनियसली अपीयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पे फोर्स लगा उसके बाद ये रिएक्शन लगा, नहीं, दे अपीयर साइमल्टेनियसली। सो यू कैन नॉट इम्प्लाई इट एज ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दिस इज नॉट ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप इसको भी एक्शन मान सकते हैं और इसको रिएक्शन मान सकते हैं, या आप इसको रिएक्शन मान सकते हो, इसको एक्शन मान सकते हैं, ठीक है। सो आप समझ गए कि अगर आप इसको न्यूटन थर्ड लॉज को एक्शंस रिएक्शंस की तरह देखते हैं तो आप इस चीज को समझ जाएं कि इट इज नॉट ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स, ओके। अब चलते हैं हम लोग दूसरी बात। ये एग्जांपल काफी सिंपल सा है जो न्यूटन थर्ड लॉ को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेगा आपके लिए। यहाँ देखिए कि हेयर यू कैन कंसीडर हेयर दैट शी इज अ स्विमर, ठीक है। ये क्या है? स्विमर है, और ये स्विमर क्या कर रही है, अपने पाँव से ये जो
ये जो पुल है, इस पुल के वॉल को देखिए, दिस इज द वॉल ऑफ द पुल, ओके, यू कैन सी दिस इज द वॉल ऑफ द पुल, और इस वॉल ऑफ द पुल को क्या करे, पुश कर रही है इधर की ओर, ठीक है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं F फिट ऑन वॉल, मतलब ये क्या है, स्विमर के द्वारा जो वॉल पे फोर्स लगाया गया है, फोर्स अप्लाइडेड बाय द स्विमर ऑन वॉल, फोर्स अप्लाइडेड by swimmer on wall, so this is the feet on wall। तो ये जो यहाँ फोर्स लगाती है, ठीक है, जोर से फोर्स लगाती है, और वो एक्चुअली में होता है क्या है, ये इधर की ओर एक्सिलरेट हो जाती है, आगे की ओर एक्सिलरेट हो जाती है, क्या हो जाती है, एक्सिलरेट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, फोर्स तो इधर लगा, फोर्स लगा इधर बाल पे, और वो एक्सेलरेट हो गई आगे की ओर। वो किस वजह से हुई, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है, रिएक्शन फोर्स की वजह से वो आगे की ओर एक्सेलरेट हुई, क्योंकि जैसे ही इसने इधर की ओर फोर्स अप्लाई किया, तो वॉल ने एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इसके टुवर्ड्स द स्विमर अप्लाई कर दिया, एफ वॉल ऑन फिट, और इस फोर्स की वजह से ये स्विमर इधर की ओर तेजी से एक्सिलरेट हो गई। और इसका पर्पस क्या था, इसको पुश करने के पीछे, क्यों, जल्दी से जल्दी कम टाइम में जो है सो अपने स्विमिंग एक्टिविटी को कंप्लीट करे। तो अब ऐसा कंफ्यूजन लोगों के सामने आ जाता है। आप देखिए, एफ वॉल ऑन फीट एंड एफ फीट ऑन वॉल, यहाँ जो फोर्सेस लग रहा है वो क्या अपोजिट डायरेक्शंस में है और इक्वल है अमाउंट में है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मस्ट कैंसिल्स, ऐसा आपको लग सकता है। फिर ये एक्सेलरेट कैसे हो गया, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप जब ये कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, इसके मोशंस को कंसीडर करना चाहते हैं, तो यू टेक हर एज ए सिस्टम। तो जब आप इसको सिस्टम लेंगे तो इस पे लगने वाले फोर्सेस को कंसीडर करेंगे। तो जैसे देखो, मैंने इसको सिस्टम लिया है, जैसे यहाँ आप स्विमर है, ठीक है, इस स्विमर पे फोर्स क्या लग रहा है, एक तो उसका वेट, जो पृथ्वी उसको नीचे की ओर खींच रही होगी, तो एक वेट हो गया W, और एक वाटर के द्वारा जो बायोंस फोर्स लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, जो ये दोनों को काउंटर बैलेंस करेगा, और दूसरा फोर्स जो वॉल अप्लाई कर रहा है इसके फिट पे इधर की ओर, ठीक है। ये तीसरा फोर्स जो ये स्विमर अप्लाई कर रहा है वॉल पे, ये तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में, स्विमर के फ्री बॉडी डायग्राम में पिक्चर में आने वाला है नहीं। तो स्विमर पे क्या फोर्स लगा, ये एफ वॉल ऑन फिट फोर्स लग रहा है, और इसी फोर्स की वजह से ये इधर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों, बिकॉज क्या होता है, बिकॉज द एक्शंस एंड रिएक्शन फोर्सेस, action and reaction forces are acting on different बॉडी। ऐसे आप जब वॉल को कंसीडर करेंगे, तो वॉल पे जब वॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो उस पर कौन सा फोर्स आएगा, जो ये लड़की इसको अप्लाई की है, एफ फीट ऑन वॉल, ये फोर्स उस पर पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो इस चीज को समझ जाइएगा कि हेयर जो आप दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस हैं वो कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट ए क्लाइंबर है जो रस्सी को क्या कर रहा है, ये क्लाइंबर रस्सी को नीचे की ओर खींचेगा, अपने हाथ से रस्सी को नीचे की ओर खींचेगा, और ये क्या होगा, ये ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है। जब चढ़ना होता है तो हम क्या करते हैं, रस्सी को एक्चुअली में नीचे की ओर ही खींचते हैं। सो व्हेन द माउंटेन क्लाइंबर पुल्स द रोप डाउन, ठीक है, जब वो रस्सी को नीचे की ओर खींचता है, तो रोप जो होता है, इट पुल्स द माउंटेन क्लाइंबर अप। अगर आपकी इमेजिनेशन में या विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो लेट्स सी हियर, यू कैन सी द क्लाइंबर क्या कर रहा है, वो रस्सी को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है अपने हाथ से। आप देखिए, वो उसको नीचे की ओर खींच रहा है, तो नीचे की ओर खींच रहा है, और उसके साथ साथ वो ऊपर भी चढ़ता जा रहा है। क्यों, रोप पुल्स द क्लाइंबर अप, ठीक है। सो दिस इज एज पर द न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ अकॉर्डिंग, जो है सो ऐसा होता है। अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं। A person walking or running applies the Newton's third law instinctively, ठीक है, उसको पता भी नहीं है और वो न्यूटन्स थर्ड लॉज अप्लाई कर रहा है। Let's see how. You can see here the person is running and throw his leg, यह इसका पैर है, और इस पैर से वो इसको नीचे की ओर जो है प्रेस कर रहा है जमीन को, ठीक है। He is pressing the ground with the force F downward directions, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, अर्थ क्या करेगा, इसको अब अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। आप देख रहे हैं कि अर्थ इसको ऐसे ऊपर की ओर ऐसे रिएक्शन फोर्स लगा, तो ये जो हुआ आप इसको कह सकते हो कि दिस इज द एक्शन फोर्स, एक्शन अप्लाइडेड बाय द मैन, अप्लाइडेड बाय द रनिंग मैन,
द रनिंग मैन, और ये अर्थ इस पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया, दिस इज द रिएक्शन फोर्स, ठीक है, रिएक्शन फोर्स। तो अब आप देख सकते हैं इस रिएक्शन फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, और इसको दो कंपोनेंट में आप अगर तोड़ ले तो बेहतर होगा। एक कंपोनेंट इधर, एक होगा इसका एक्स कंपोनेंट, अगर आप देखें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सो ग्राउंड पुशेस फॉरवर्ड एंड अप ऑन द रनर, एक कंपोनेंट उसको ऊपर की ओर लगेगा ग्राउंड की वजह से, जिसकी वजह से वो उछलता है जब दौड़ता है तो, और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर्सेस आगे की ओर लगेगा। तो यू कैन सी हेयर कि अगर पृथ्वी न्यूटन के थर्ड लॉज के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर नहीं एक्ट होती तो शायद हम लोग चल भी नहीं पाते। और ऐसा होता है जब आप देखेंगे कि सैंडी इन्वायरमेंट में, जहाँ पे सैंड बालू ज्यादा होता है, वहां पे जब आप चलेंगे तो आप थक जाएंगे, या ऐसा, या फिर ज्यादा चल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो रिएक्शन फोर्स जो आपको ग्राउंड अप्लाई करता है, सैंडी इन्वायरमेंट अप्लाई करता है, वो सफिशिएंट नहीं होता आपको आगे मूव करवाने के लिए जो है, ठीक है। नाउ हियर यू विल सी, हियर यू विल लर्न अबाउट द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स, ठीक है। यहाँ दो बॉडी है, अब देखिए ये क्या है, दिस इज अ वेजिंग मशीन, ठीक है, दिस इज अ वेजिंग मशीन, ठीक है, दिस इज अ वेजिंग मशीन है, ठीक है। और इस मशीन पे एक पैकेज जो है सो रखो, दिस इज अ पैकेज, ओके, दिस इज अ पैकेज यहाँ पे रखा हुआ। तो अब अगर आप गौर से देखें कि और ये वेजिंग मशीन कहाँ पे होगा, ग्राउंड पे होगा, पृथ्वी पे होगा, तो दिस इज अर्थ, ओके, दिस इज अर्थ। तो अब क्या होगा, इस पे इसको अर्थ अपनी ओर नीचे की ओर खींचेगी, ठीक है, अर्थ खींचेगी अपनी ओर। तो ये क्या बोलेंगे इसको जो है, सो इसको बोलेंगे, सपोज करिए ये हो गया मेरा F1, ठीक है। इसको अगर आप अर्थ खींचेगी तो आप, हम इसको कहते हैं वेट ऑफ द, वेट बोलते हैं, इस नीचे की ओर खींचे इसको हम बोले वेट, ठीक है। पृथ्वी जब इसको नीचे की ओर खींची तो इसको वेट बोले। और ये जो वेजिंग मशीन है ये क्या करेगा, इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा ऊपर की ओर, क्योंकि जब ये क्या होगा कि जब पृथ्वी इसको नीचे की ओर खींचेगी, और यहाँ पे अगर आपका एक मतलब सरफेस है, तो नेचुरली है कि ये पैकेज इस सरफेस को प्रेस करेगा, तो ये इसकी वजह से क्या होगा, ये सरफेस इसको प्रेस करेगा ऊपर की ओर, जो होगा मेरा S इज द फोर्स ऑफ द स्केल ऑन द पैकेज। ये जो पैकेज, ये जो स्केल है, मतलब ये जो मशीन है, वो इस पैकेज पे एक फोर्स S ऊपर की ओर लगाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस पैकेज को एज पर द न्यूटन्स सेकेंड लॉ से चले, और ये पैकेज चूंकि आपका एकदम स्टेबल है, तो आप नेट फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, S माइनस W, और चूंकि ये पैकेज पे कोई और मतलब मोशन में तो है नहीं, रेस्ट में है, तो आप लिख सकते हो कि नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, S माइनस W इज इक्वल टू 0, तो S इज इक्वल टू आप W लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा ऐसा कि S इज इक्वल टू W है, मतलब ये दो जो है सो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, इक्वल है और अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। तो क्या आप इसको एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कह सकते। व्हाई, बिकॉज ये दोनों फोर्सेस जो है S और W, ये किसी दो ऑब्जेक्ट के म्यूचुअल इंटरेक्शंस को तो शो नहीं कर रहा है, दे आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, सो दे कांट बी एन एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ऐसा लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर दो फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट हैं, तो नेसेसरली ये जरूरी नहीं है कि वो एक्शंस रिएक्शंस पेयर होंगे। तो अगर ये एक्शंस रिएक्शंस पेयर नहीं होंगे तो एक्शंस रिएक्शन पेयर फिर होंगे क्या, तो उसको आप यहाँ पे इस डायग्राम में आपको देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पैकेज ने, यहाँ पे इस मशीन ने इस पैकेज पे एक फोर्स S अप्लाई किया, आप यहाँ पे विजिबल है, जो इसको यहाँ पे इसने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये पैकेज जो है इस मशीन पे एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा माइनस S, दिस इज माइनस S, ठीक है। उसी तरह से अर्थ जो है वो इसको नीचे की ओर W वेट से खींच रहा था, ठीक है। तो उसी तरह से ये पैकेज भी जो है सो इस अर्थ को माइनस W फोर्स से ऊपर की ओर खींच रहा है। तो अब आपके लिए एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएंगे, तो ये देखिए S, ये जो है आपका S फैक्टर S कॉमा माइनस S है, दूसरा है वेट W, ठीक है, कॉमा माइनस W, ये सब एक्शंस रिएक्शंस फोर्स हो गए, न कि आपका S और W एक्शंस रिएक्शंस फोर्स हो गए। और तीसरी बात अब ये समझ जाएं कि ये जो वेजिंग मशीन है वो एक्चुअली में क्या नापता है, ये नापता है फोर्स अप्लाइडेड बाय द पैकेज। मतलब ये वेजिंग मशीन जो है एक्चुअली में आपको ये माइनस S की वैल्यू को मेजर करता है, दिस इज द माइनस S, ठीक है। वेजिंग
machine measure the magnitude of माइनस एस फोर्स, ठीक है, इसी को मेजर करता है। तो अभी के केस को अगर आप देखिए कि अभी आपका क्या था कि ये जो अभी आपका ऑब्जेक्ट क्या था, तो रेस्ट में था, इसलिए S इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया था, और इसलिए आपको अभी लग रहा है कि ये वेट को मेजर कर रहा है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये वेट को मेजर कर रहा है अपेरेंटली, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में माइनस एस फोर्स को मेजर करता है, और माइनस एस फोर्स यहाँ पे वेट के बराबर इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि ये जो है सो अभी सिस्टम एक्सेलरेटेड नहीं है। अगर ये एक्सेलरेटेड सिस्टम होता तो ये S इज इक्वल टू डब्ल्यू होने की कोई संभावना नहीं थी, और जब S इज इक्वल टू डब्ल्यू नहीं होता तो ये जो आपका वेजिंग मशीन होता वो आपको पैकेज का एग्जैक्ट वेट मेजर नहीं कर पा रहा होता। इस चीज को आप समझ जाएं। ओके, सो एक तो चीज क्लियर हो गई, दूसरा आपका एक्शंस रिएक्शंस पेयर क्लियर हो गया, ठीक है। और इसके बाद है कि यहां से आइसोलेशन ऑफ द पैकेज स्केल सिस्टम एंड द पैकेज अर्थ सिस्टम्स मेक द एक्शंस एंड रिएक्शंस पेयर क्लियर। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में क्या किया है, आइसोलेट ही तो कर दिया है ना, सबको अलग अलग कर दिया और सारे फोर्सेस को आपको शो कर दिया, तो आपको दिख गया एक्शंस रिएक्शंस पेयर जो है सो। जैसे यहाँ पे इस फोटो में देखिए, यहाँ दिखाया गया एक्सेस रिएक्शन पे एस और माइनस एस, और पृथ्वी के साथ इसको कर दिया तो माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू जो है सो एक्सेस रिएक्शन पेयर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन्स लॉ के तीसरे एग्जांपल्स पे। अगर आप देखिए तो ये जो टायर है, मतलब कार का टायर है, वो एक्चुअली में क्या होता है, ये इधर की ओर मूव करता है, रोटेट करता है। तो एक्चुअली में पृथ्वी जो है, अगर आप पृथ्वी क्या करेगी, इसको एक फोर्स इधर की ओर अप्लाई करेगी, ठीक है। अर्थ जो है ये क्या होगा, ये रिएक्शन फोर्स होगा, और इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शंस ऑफ मोशन, और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से ही जो है सो कार क्या कर पाती है, कार मूव्स ऑन द रोड, कार मूव्स ऑन द रोड। तो मैं इसी चीज को इस स्लाइड में समझाना चाह रहा हूं कि आपको देखिए यहां से क्या है कि कार, ठीक है, ए कार एक्सेलरेट फॉरवर्ड बिकॉज द ग्राउंड पुशेस फॉरवर्ड ऑन द ड्राइवर व्हील। इस चक्के को ग्राउंड क्या कर रही है, तो इधर की ओर पुश कर रही है। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि द कार एक्सेलरेट फॉरवर्ड बिकॉज द ग्राउंड पुशेस फॉरवर्ड ऑन द ड्राइवर व्हील इन रिएक्शंस टू। और ये किस लिए पुश करती है, क्योंकि ये जो आपका टायर है वो ग्राउंड को क्या कर रहा है, इधर की ओर पुश कर रहा है। तो इन रिएक्शंस टू द ड्राइवर व्हील पुशिंग बैकवर्ड ऑन द ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड, ये टायर, ये जो व्हील है, अगर ये ग्राउंड को बैकवर्ड नहीं पुश करता तो ये ग्राउंड उसको इस डायरेक्शन में पुश नहीं करता, और फिर ये टायर जो है सो उसका हॉरिजॉन्टल मोशंस पॉसिबल नहीं हो पाता। So you can see the evidences of the wheel pushing backward while tire spins on a gravel road and throw the rocks backward। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे गिट्टी वगैरह सैंड्स वगैरह होते हैं, और जब आप कार का चक्का रोटेट होता है तो आप देखिए कचिस की जो गिट्टी है इसके टायर के आसपास होता है, उसको पीछे की ओर जो धकेलता है। इसी से क्वाइट क्लियर हो जाता है कि कार का टायर जो है वो ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करता है, और उसके रिएक्शंस में उस पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड मूव करता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रॉकेट के केस को लेते हैं। Here you can see the rocket। रॉकेट में क्या होता है कि फ्यूल काफी, ये जो आपका देख रहे हैं एग्जॉस्ट, ये जो एयर है, मतलब एयर सॉरी इसको बोल सकते हैं कि जो बर्न्ड फ्यूल का जो गैसेस है वो काफी तेजी से बाहर निकलता है, और इस गैसेस के काफी तेजी से बाहर निकलने की वजह से क्या होता है कि ये एक नॉर्मल एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स रॉकेट पे अप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो आगे की ओर मूव करता है। सो रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड बाय एक्सपेलिंग बैकवर्ड एट हाई वेलोसिटी। जो गैसेस हैं उसको इसका इंजन काफी तेजी से नीचे की ओर फेंकता है, और अपोजिट रिएक्शंस की वजह से वो रॉकेट फॉरवर्ड मूव करता है, ठीक है। अब आप चलते हैं, ये देखिए हेलीकॉप्टर के केसेस में देखिए, हेलीकॉप्टर क्रिएट ए लिफ्ट बाय पुशिंग द एयर डाउन। ये जो आपका अब ये जो पंखी होता है हेलीकॉप्टर का आप देख रहे हैं, ये पंखी एक्चुअली में क्या करता है, ये हवा को नीचे की ओर पुश करता है, ठीक है। और हवा को जब नीचे की ओर पुश करता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हवा इसको ऊपर की ओर पुश करता है। तो हेलीकॉप्टर क्रिएट ए लिफ्ट पुशिंग द एयर डाउन एंड देयरबाय एक्सपीरियंसिंग एन अपवर्ड रिएक्शन फोर्स,
ठीक है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, जब बर्नौलीज इक्वेशंस पढ़ेंगे और देखेंगे फोर्सेस कैसे आगे की ओर जो है सो उसको पुश करते हैं हेलीकॉप्टर्स को। मतलब अगर आप चाहेंगे कि हेलीकॉप्टर को आप स्पेस में उड़ा लें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होगा, वहां एयर है नहीं। तो किसको पुश करेगा और किसके रिएक्शंस में वो हेलीकॉप्टर मूव करेगा, ठीक है। तो अब आप चलते हैं, जैसे बर्ड्स को आपने देखा होगा, बर्ड क्या करता है, द विंग्स ऑफ द बर्ड फोर्सेस एयर डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड टू गेट लिफ्ट एंड मूव फॉरवर्ड। मतलब ये जो विंग्स हैं एक्चुअली इसमें, वो एयर को क्या करते हैं, ऐसे करके जो है इस डायरेक्शन में उसको मतलब फोर्स करते हैं। तो अपोजिट रिएक्शन फोर्स किधर लगता है, अपोजिट रिएक्शन फोर्स इसको इधर की ओर लगता है, ठीक है। और इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसी से जो है दोनों कंपोनेंट से वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है और वर्टिकली भी बर्ड्स मूव करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एप्पल सिट्स एट रेस्ट ऑन द टेबल इन इक्विलिब्रियम, what forces act on the apple? सिंपल सी चीजें हैं। and what is the reaction forces to each of the forces acting on the apple? what are the actions reactions? ये तो कुछ नहीं है, जैसे एप्पल है, अब आप देखेंगे कि ऐसे ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ इसको जो है नीचे की ओर एफ अर्थ पर एप्पल लगा, तो ये जो एप्पल है वो भी अर्थ को अपनी ओर खींचा होगा, वो एफ, ठीक है। तो एफ एप्पल मतलब फोर्स बाय एप्पल ऑन, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या चीज, फोर्स बाय एप्पल ऑन अर्थ, ठीक है। तो एक तो एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये दोनों मिलकर एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया। फिर टेबल ने एक एफ टेबल एप्पल लगाया, तो यहाँ पे जो है सो अपोजिटली जो है एक फोर्स और पिक्चर में आएगा, जो एफ बाय एप्पल ऑन टेबल। तो ये जो फोर्सेस हुए वो आपस में एक्शंस रिएक्शंस फोर्स पेयर हुए। हाँ, बट ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एफ टेबल, ये दोनों फोर्सेस, ये और ये फोर्सेस एक्शन रिएक्शंस पेयर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली में सेम